हिंदी के तीसरे पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। आप सबको प्रणाम। और हिंदी का तीसरा जो बिंदु है वो विभक्ति रहेगी, तीसरा पार्ट है। नकार तक हम पहुंच गए थे हिंदी के मॉडल पेपर में। 10th और 12th का जो मॉडल पेपर आता है, एग्जाम में जो पेपर आता है उसी पैटर्न पर हम काम कर रहे हैं। विभक्ति जो आती है वो समझ लीजिए 3 प्रकार से है। एक तो है पुल्लिंग, एक नपुंसकलिंगी है विभक्तियां, और एक है स्त्रीलिंगी विभक्ति, जिनमें कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे राम का लड़का, राम से, राम को, राम के लिए, राम ने, नदी में, घर में। और ये जो होते हैं हिंदी में, यहाँ संस्कृत तो लगेगी 8 प्रकार की विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। प्रथमा कर्ता ने का चिन्ह बोल होता है, यहाँ से ध्यान रखेंगे। प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को, तृतीया कर्ण से, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के लिए, अलग होने के लिए, से या द्वारा, से या नहीं सॉरी से द्वारा तो यही पर है, अलग होने के लिए। पेड़ से पत्ता गिरता है, वृक्षे पत्रम पतते, वृक्षार्थ पत्रम पतते, वृक्षार्थ त अलग होने के लिए है। षष्ठी, षष्ठी में काकी के, अभी ये मैंने लिखे हैं, बाद में फिर और समझाएंगे। सप्तमी अधिकरण, सप्तमी अधिकरण में पर ते, मैं पर में पॉज कर दी। कुछ इस प्रकार व्यवस्थाएं थी, ठीक है। अब हम इनके रूप लिखा रहे हैं तुम्हें। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखिए यहां से होता है सहा प्रथमा, राम ने रावण को मारा, सहा तऊ पे, तम तऊ ताम, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम, ये सेम रहेगा, तेभ्य। चतुर्थी हो गई, तृतीय हो गई, द्वितीय, आगे तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस् तयो तेषाम, तेषाम, तयो तेषु। बेटा बोलो नहीं, यहाँ क्या है कब चेक करो। ये लिखे हैं, इसका यूज ऐसे होगा जैसे तुम, जैसे आया था राम का लड़का, राम का लड़का, तो कौन सी विभक्ति हुई? का शब्द आ गया, का। जैसे इंग्लिश में देखते हैं आप प्रपोजिशन, राम का लड़का, प्रपोजिशन, इंग्लिश में प्रपोजिशंस बोलते हैं, हिंदी में कारक चिन्ह, संस्कृत में विभक्ति चिन्ह। तो देखो का शब्द आ गया है, तो आप इंग्लिश में लिखते थे राम, राम्स बॉय, ये तो पढ़ते थे, या द बॉय ऑफ राम। संस्कृत में इसको करेंगे राम
षष्ठी में क्या जोड़ना है? श, एक वचन में। अगर दो होते, दो राम, राम और श्याम का लड़का, तो तयो रामयो च श्यामयो पुत्रः। समझ में आ रही है चीजें? हाँ। तो यहाँ षष्ठी में क्या जोड़ देंगे? श, रामश। क्या मेरी इतनी सी बात समझ पाए हैं? है ना? राम, राम ने, राम ने, राम को रामम, एक के लिए, दो के लिए, बहु के लिए, ऐसा प्रयोग होते हैं। खैर कोई बात नहीं, रूप लिखा देते हैं। क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए? पहले विभक्ति लिखा देते, विभक्तियों के रूप बाद में फिर देखेंगे। याद रखिए, फलम फले फलानी, फलम फले प्रथमा में, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। और चेक कर लो, कोई दिक्कत तो ना? सही है, बहुत बढ़िया चल रहा है ना। आगे फलम फले फलानी, फलम फले नपुंसक में ये जो दो विभक्तियों के रूप समान रहते हैं। आगे फलेन, अब लगभग ऐसे चलेंगे, इसको छोड़ दें। फलेन फलाभ्याम, फलई फलई। आगे यहां इसको छोड़ देखेंगे। फलाय फलाभ्याम फलेभ्य। आगे फला फलात, सेम ऐसे चलेगा। फलात फलाभ्याम फलेभ्य। आगे फलात हो जाएगी। फलस्य फलयो फलयो फलानाम। चेक कर लेते हैं, सही है, एकदम सही है, एकदम सही से कर रहा हूं। आगे फले फलयो फलेसु। अब इसमें बताऊंगा इम्पोर्टेंट क्या है। तो क्या आप ये दो प्रकार के समझ पाए? ये पुल्लिंग का है। पुल्लिंग का मतलब इसमें राम श्याम सब केवल ये जुड़ना होगा, लास्ट वाले शब्द जुड़ने होंगे। एन सही, तस्मिन् स्य, रामयो रामे, रामे श्याम, रामेषु, रामेभ्य, रामई, रामान, रामे, ये शब्द जुड़ने हैं केवल, राम का बन जाएगा। पुल्लिंग का मतलब यही हो सकता है। आगे अब आ जाता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में हम किसका करें? नदी के कर दें, नदी के कर दें। एक मिनट पॉज करिए। स्त्रीलिंग में नदी के भाग पूछे जाते हैं। नदी, नद्या और नद्य, नदी, नद्या और नदी। सही तो देखते हैं। आगे नद्या, नदीभ्याम, नदी, नद्यै, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्याम। आगे नद्या, नद्याभ्याम, नदीभ्याम, नद्या, नद्याभ्याम, नदीभ्याम। आगे ठीक है, नद्या सही, नद्याम, यहाँ नदी नाम बोलो। नदी, नद्या, नद्या, नदी, नद्या, नदी है, नद्या, नदीभ्याम, नदीभि, नद्यै, नद्याभ्याम, नदीभ्य। सही है। नद्या, नदी, नदी, नद्यो सही है। ये बीच वाला जो होता है ना, सब में समान आता है। नद्यो,
नदी नाम, नदी नाम धीरे नद्यो, और ये हो गया नदी सू, और नदी नाम सही रहेगी और नदी सही। हाँ नदी नाम, नदी नाम छठवीं में होगा नदी नाम, छठवीं में नदी नाम ठीक है। सातवीं में हमें यहाँ तस्वीर यहाँ ठीक है। फलाम नद्यो सेम रहेगा और नदी सू, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बढ़िया है। अब देखो आप समाज में समझा रहे हैं, आज भी इसलिए नहीं लिखी है दोनों में मैंने। देखें यहाँ पर देखो, समझने की बात यह है कि ये विभक्ति पूछी जाती है। यूपी टेट, सी टेट आते तो सब में ही है, ऐसा नहीं है कि केवल 10th और 12th में पूछा जाए। जहां संस्कृत की अनुपस्थिति उपस्थिति पाई जाएगी, संस्कृत पाई जाएगी, वहां पर ये रूप आते हैं विभक्तियों के। तो देखें आप, इसमें इंपोर्टेंट कौन कौन सा है मैं बता रहा हूं। मैंने यूजेस बताया कि आप इनको अगर समझ लीजिए कि मान लीजिए स्त्रीलिंग आ गया कि मीरा ने राम को कुछ दिया, तो मीरा ने राम के लिए दिया, राम। तो अब देखेंगे यहां पर राम के लिए, तो राम क्या है, अब ये देखिए चतुर्थी के लिए तस्मै जोड़ना है, रामई क्या होगा वहां पर, रामई। और मीरा ने दिया, मीरा ने प्रथम, मीरा स्त्रीलिंग है तो आह नहीं लगेगा उसमें, केवल मीरा ही रहेगा, केवल क्या रहेगा मीरा, क्योंकि एक वचन देखिए करता है। क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए हैं? तो इनके यूजेज कुछ इस प्रकार होते हैं। इसमें इंपोर्टेंट क्या है, यूपीटेट के लिए समझ लीजिए, चाहे देखो इसमें ये इंपोर्टेंट है, यहां से ये इंपोर्टेंट है, और ये इसके अलावा छठवीं और सातवीं विभक्ति बहुवचन में पूछी जाती है। छठवीं और सातवीं विभक्ति बहुवचन में कई बार पूछी जाती है। फलानाम देखो सबकी ऐसी, केसाम, फलानाम, नदी नाम, सब लगभग एक सी है। ये लास्ट की छठवीं सातवीं एक सी रहेंगी द्विवचन में। यहां देखो द्विवचन में एक सेम है, यहां देखो द्विवचन में सेम है। कौन सी, छठवीं और सातवीं सेम है। छठवीं सातवीं, छठवीं सातवीं, छठवीं सातवीं, ये भी कैसी है, सेम है लगभग। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक, सॉरी स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में और पुल्लिंग में। छठवीं का बहुवचन, छठवीं का बहुवचन और सातवीं का भी बहुवचन लगभग समान है। लगभग कैसा है, समान है, समान है, लगभग कैसा है, समान है। तो विभक्तियों में थोड़ा टाइम तो लगा इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन इसमें मैं फिर बता रहा हूं। देखो यहां पर एन स्त्रीलिंग में थोड़े चेंजेस हैं, बाकी जब नपुंसकलिंग और पुल्लिंग को याद करने में कोई कठिनाई नहीं है। सह, तम, तेन, यहां देखो तेन केवल इसको छोड़ दिया है, केवल इनको क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए चतुर्थी को, बस ये समान है, लगभग समान है सारा कुछ। चौथी को छोड़ना और सातवें में केवल असमान है, बाकी ये तो समान ही रहेगा कुछ के। फलम फले, फलानी, फलम फले, पत्रम पत्रे, पत्राणी, पत्रम पत्रे, पत्राणी। जहां नपुंसकलिंग होगा वहां पर ऐसे ही होगा दोनों। बाकी एन, आय, तो, श, फले, और ये सेम रहेगा। तो इंपोर्टेंट केवल ये ज्यादा रहते इसमें, छठवीं सप्तमी, छठवीं सप्तमी बहुवचन, बहुवचन ये पेपर में पूछे जाते हैं। यूपी टेट में तो ऐसा कोई भी सेट नहीं बनता जिनमें ये पूछा नहीं जाता। हर वर्ष पेपर में यूपी टेट में ये बहुत पूछे जाते हैं। नदी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नदी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्त्रीलिंग का पूछा। ठीक है, सेंटेंस बनाने की चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर आप स्टोरी में चलेंगे तो क्रिया में जो लकार लिखाए थे ना, लकार पठती, तो वो तो क्रिया में जोड़ते। क्रिया का मतलब धातु में जोड़ते हैं, संस्कृत में उसको कहते हैं धातु में।
धातु में वो शब्द जुड़ते हैं। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, आप इसको ऐसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिखा, ये तुम देख लेंगे, है ना, अपनी किताब में से। मैं समझाने वाली बात, किताब तो तुम सबके पास होगी। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है नदी में, और ये भी स्त्री में बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी 6वें 7वें को पूछा जाता है, आप कर लेंगे। 6वें 7वें के क्या पूछे जाएंगे, 6वें 7वें के तुम तीनों को कर ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये ठीक है सबका। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते। देखो, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से अब अलग होने की स्थिति है। जैसे वहां इंग्लिश में आप फ्रॉम प्रपोजिशन यूज करते हैं, अलग होने के लिए फ्रॉम प्रपोजिशन तो यूज करते हैं, ऐसे ही सेम यहाँ वृक्ष से। तो अब देखें, वृक्ष से पत्ता अलग ही तो हो रहा है, तो देखिए इसमें क्या लग रहा है, वृक्षात, तस्मात, वृक्षात, ठीक है, पत्ता, पत्ता नपुंसक, ठीक है, वृक्ष से पत्ता, वृक्षात पत्रम, पत्रम गिरता है, पाठती प्रेजेंट में है ना। तो प गिरने की संस्कृत होती है पत, तो पतति, वृक्षात पत्रम पतति, ये सही संस्कृत है, ठीक है। तो सेंटेंस इनमें से ऐसे बनते विभक्ति, यानी कि के लिए आ जाए, ये शब्द जो है इनके यूज, क्रिया के यूज लकार को प्रदर्शित करेंगे धातु में, ठीक है। विभक्ति इनको प्रदर्शित करेंगे कि कैसे लिखना है। राम अकेला है तो कौन सी विभक्ति का यूज होगा, दो है तो कौन सी विभक्ति यूज होगी, दो होते तो भ्याम का यूज हो जाता, और बहुत होते तो भेद का यूज हो जाता, ठीक है। क्या आपको इतनी सी बात मेरी समझ में आई है? एक दिन में नहीं आएगा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन हम क्या करेंगे, स्टोरी का एक पैरा लिखेंगे और उसका हिंदी में अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, और वहां तुम्हें समझाएंगे कि इन विभक्तियों का रूप क्या है, विभक्तियों का प्रयोग कैसे हो रहा है। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ रही है? क्या आप इतना समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं और हम कराएंगे अब क्या, पद्यांश और गद्यांश में लेखक और कवि को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, पॉज करो बेटा। गद्यांश और पद्यांश को बुला लीजिए। अब देखिए पद्यांश और गद्यांश। मेरे प्रिय बच्चों, अगर 10th की मैं बात करूं तो शुरुआत के पद्यांश में शुरुआत के 2-3 चैप्टरों को आप पढ़ लें। पद्यांश का मतलब होता है जहां कवि की उपस्थिति हो, गीतों के कविताओं के पदों के माध्यम से, गीतों के कविताओं के पदों के माध्यम से जो कवि तुम्हें संदेश देना चाहता है वही क्या है, पद्यांश है, ठीक है। अच्छा, 2 प्रकार की ग्रामर होती है। गद्यांश की ग्रामर कौन सी होती है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वाक्य, वाच्य, ये गद्यांश की होती है। पद्यांश की जो व्याकरण होती है, रस, अलंकार, छंद, रस, अलंकार, छंद, ये पद्यांश की ग्रामर होती है। तो मेरे प्रिय बच्चों ध्यान रखेंगे, ये जो प्रश्न आएगा 6 नंबर का आता है, उसमें पूछा जाता है कि संदर्भ, संदर्भ सहित व्याख्या लिखें या अर्थ लिखें। संदर्भ 2 नंबर का होगा और बाकी का मसाला 4 नंबर का होगा। संदर्भ में पाठ का नाम, इस बार से है कवि का नाम, ध्यान रखना। यहाँ पद्यांश में कवि आएगा, गद्यांश में लेखक। गद्यांश में कौन रहेगा, लेखक। शुरुआत के देखिए, अगर 10th की बात करूं तो
जैसे पद दिए हुए हैं, है ना, पद दिए हैं कि सूरदास जी के, तो अंत में लिखा रहेगा सूर कहे, है ना, सूरदास जी के बारे में। तो सूर का मतलब इसके कवि कौन है? सूरदास जी, तो शुरुआत का। तो आप क्या लिख सकते हैं? प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास जी के पद नामक पाठ से अवतरित हैं। ठीक है, हाँ। और इसी में प्रसंग भी लिख सकते हैं आप। प्रसंग में इस उनके इस पद में जो कवि है सूरदास जी क्या संदेश दे रहे हैं। और अगला पॉइंट आएगा व्याख्या। व्याख्या में लगे कि सूरदास जी ये कहना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। आगे एक तुलसीदास का, तो तुलसी संबंधित तुलसीदास के नहीं है। आगे एक आता है रसखान भी अंत में लिखा रहेगा। ये बहुत आसान रहता है पद्यांश। 6 नंबर मिलते हैं इसमें। कितने नंबर मिलते हैं? कितने नंबर मिलते हैं? 6 नंबर। तो इसमें रसखान लिखा रहेगा। ठीक है, रसखान काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथ से ले गए माखन रोटी, है ना। रसखान के हैं ये पद पद इनके हैं। और सवैया है कि सवैया खेलत खात परत अगना पर पैदल बाजत पीर कछोटी, है ना। वाचक को रसखान बिलोकत खेलत काम करत, वो निज कोटि कुछ ऐसा है ना। और काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथ से ले गए माखन रोटी, वो भी कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो इसमें रसखान में सवैया के बारे में वर्णन है, सवैया, और इसके बारे में इन्होंने पद में कहे। तो ये दोनों में से कोई एक आएगा। 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो मैंने कहा कवि का नाम लिखना होता है संदर्भ में, और कहाँ से लिया गया है, पद से लिया गया है या किससे लिया गया है, वो लिखना होगा तुम्हें। ठीक है, आगे। और इन्हीं में एक और चीज बता देता हूँ, इन्हीं का जीवन परिचय आ जाता है। जीवन परिचय में तीनों शुरुआत के तीनों के, और याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है। तो आप क्या करें, पहले तो फेर ले 1-2 बार, उसके बाद याद रखें। तो क्या नाम किसका याद कर रहे हैं? पिता का नाम। तो आप इसको क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेंटेंस। के तुलसीदास जी के इसमें क्या लिखेंगे कि इस जीवन परिचय में तुलसीदास जी के बारे में वर्णन है। इनके पिता का नाम ये था, माता का नाम ये था, गुरु का नाम ये था, इनकी धर्मपत्नी का नाम ये था, इनका स्थान। तो आप शब्दों को याद करें और फिर उसको सेंटेंस बनाने की प्रयास करें। इनका स्थान कहाँ जन्म हुआ था, किस जिले में हुआ था, पूरा स्थान का डिटेल्स दे दें, सेंटेंस बनाएं। इसके बाद इनका मृत्यु के साथ साथ मृत्यु से पहले लिखे इनकी रचनाएं या साहित्य में योगदान, और किस भाषा शैली का इन्होंने यूज किया है। तो ये क्या हो गया, शुरुआत के गद्यांश में शुरुआत के 2-3 कवियों के जीवन परिचय, और ऐसे ही होगा गद्यांश में भी शुरुआत के दोनों के ही जीवन परिचय। ऐसे ही याद करने हैं, इसमें कोई कठिन काम नहीं है। शब्दों को आप सेंटेंस बना सकते हैं, तो शब्दों को याद करें। उससे पहले 1 बार 2 बार फेर लेंगे इनके बारे में दिया गया है पूरे चैप्टर में। उसके बाद फिर शब्दों को याद कर लें। 2 इधर से याद कर लें पद्यांश वाले कवियों का जीवन परिचय, और 2 ही कर लें इसका गद्यांश का। क्या आप मेरी सीधी सी बात समझ पाए हैं? भगवान कृष्ण के बारे में ज्यादा पूछा जाता है इसमें। आते 2 पद्यांश 2 ही गद्यांश अथवा में। तो अथवा में आपको भगवान कृष्ण के सूरदास जी वाला मिल सकता है, इंपोर्टेंट है। और मिल सकता है कौन? रसखान वाला। ठीक है, हाँ। और अगर लेखक के बारे में देखें तो शुरुआत के लेखक, अगर मित्र के बारे में कहीं पर बात आए, मित्रता ऐसी होनी चाहिए, आपसी संबंध ऐसे होने चाहिए, तो वहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है? वीर गाथा काल के नाम से इन्होंने नाम दिया है। आगे दूसरा चैप्टर, अगर भारतीय संस्कृति के बारे में बात आए तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर शीर्षा
ईर्ष्या के बारे में, द्वेष के बारे में कहीं बात आए तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगर ध्रुव के बारे में बात आए, ममता का पाठ है, वो ममता किसने लगा? जयशंकर प्रसाद। और ये तुम्हारे हिंदी के गद्यांश पद्यांश के साथ जीवन परिचय भी मैंने समझाया है, लिखना कैसे है वो भी मैंने तुम्हें समझाया है। पूरे नंबर मिलेंगे आपको, डिटेल्स ऐसे करनी है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, ग्रामर में मैंने बताया पद्यांश में किस रस का प्रयोग किया है? वात्सल्य रस। इसमें एक चीज जरूर रखनी है, इन्होंने रसगान और सूरदास जी ने वात्सल्य रस का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के बारे में ही ज्यादा वर्णन किया है इन दोनों ने। ठीक है, भाषा शैली। अब रसगान कहाँ के थे, सूरदास जी कहाँ थे? ये ब्रजभाषा के बारे में ही ज्यादा वर्णन इनका है कि नहीं। वही इंटरमीडिएट के बारे में बात करें तो एक चैप्टर है कौन? पवन दूत का पद्यांश में। पवन दूत का किसने लिखा है? पवन दूत का किसने लिखा है? अयोध्या हरियोधि सिंह उपाध्याय ने लिखा है ना। किसने लिखा है? पक्का कन्फर्म है? ठीक है, तो इंटरमीडिएट वाले भी सेम पैटर्न पर काम करेंगे। 2 चैप्टर शुरुआत के इंतजार में बैठी। दूसरा चैप्टर है कौन सा? केकई के अनुताप। भगवान राम को बुलाने के लिए केकई ने जो अनुताप किए, केकई ने जो क्या बोलते हैं पश्चाताप जो किया, उन्हें बुलाने के लिए केकई के अनुताप 2 पद्यांश में वो है। ऐसे तुम्हारे गद्यांश में भी आप डिटेल्स करेंगे। ठीक है, तो दो ही ऐसे तुम्हारा भी पैटर्न सेम रहता है। लेखक और कवि जीवन परिचय सेम पैटर्न है, कोई भी परिवर्तन नहीं है इतना ज्यादा। बस चैप्टर्स के और कवियों और लेखकों के नाम चेंज हो जाते हैं। क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए हो? मैंने हिंदी की ग्रामर से लेके संस्कृत की ग्रामर तक, पद्यांश से लेके गद्यांश तक आपको डिटेल्स किया है। अगर आप इन चीजों को पॉइंट कर लेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। हमारे दिव्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के, हमारी कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं हिंदी में। उसका कारण यही है। हालांकि ये वीडियो के माध्यम से हम समय कम दे पा रहे हैं क्योंकि जल्दी हमें बताना होगा इसमें, क्योंकि नेट वेट की परेशानी रहती है। लेकिन ऑफलाइन हम बहुत बताते हैं इन चीज़ों को, है ना। और फिर बताएंगे, अभी तो पेपर आने वाले हैं, उनसे पहले अभी और 2-3 बार इन चीज़ों को बताएंगे। ग्रामर को और अच्छे से कराएंगे, अलंकार 2-3 वीडियो अलग अलग से बनाएंगे, बेहतर तरीके से आपको ये देंगे और सारे एग्जामों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आज की ये क्लास, और रही बात खंड काव्य की, तो खंड काव्य में भी आप डिटेल्स करेंगे, आप हेडिंग बनाने की कोशिश करेंगे कि उसके राजेंद्र प्रसाद शायद मुक्ति यज्ञ का है ना, मुक्ति दूत महात्मा गांधी के बारे में है ना। राजेंद्र मिश्र ने महात्मा गांधी के बारे में लिखा है, तो महात्मा गांधी की अवकार शैली, महात्मा गांधी के बारे में वो आप याद कर लेंगे। उसके अलावा आता है निबंध में आप देखिए, अगर विज्ञान पे आता है तो विज्ञान आधुनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग, और विज्ञान पढ़ने के कारण क्या है, विज्ञान से हमें रिजल्ट्स क्या मिलते हैं, हेडिंग बनाए, उसके बारे में डिटेल्स लिखते जाए, जितना भी तुमसे लिखा जाता है। ठीक है, वहां पर यही चीजें देखी जाती है एग्जाम में। तो आप तो ये मैंने करा दिया, इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। धन्यवाद।